कभी सोचा है कि भारत एक ही वक्त में अमेरिका का इतना करीबी दोस्त और रूस का एक भरोसेमंद पार्टनर कैसे हो सकता है? और तो और उसका सबसे बड़ा कारोबारी हिस्सेदार चीन है, जो उसका सबसे बड़ा रणनीतिक दुश्मन भी है। ये एक कमाल का बैलेंसिंग एक्ट है और आज हम यही समझने वाले हैं कि भारत इसे साधता कैसे है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि भारत सबका दोस्त तो है, पर किसी का पक्का साथी नहीं? ये वो स्ट्रैटेजी है जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। भारत किसी एक का पक्ष लेने से साफ इनकार करता है, लेकिन सबके साथ मिलकर काम करने के मौके कभी नहीं छोड़ता। चलिए अमेरिका से शुरू करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच का रिश्ता अब सिर्फ एक पार्टनरशिप नहीं रहा, बल्कि ये एक गहरी रणनीतिक साझेदारी बन चुका है, खासकर आधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी और बड़े बड़े इनोवेशंस के मामले में। लेकिन जैसे ही हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, एक पुराना दोस्त हमेशा तस्वीर में बना रहता है, रूस। रूस के साथ भारत का रक्षा संबंध दशकों पुराना है और आज भी ये भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े विरोधाभास की। एक तरफ बॉर्डर पर तनाव और सैन्य टकराव, तो दूसरी तरफ चीन के साथ 127 अरब डॉलर का व्यापार। इसी पहेली को समझना भारत की विदेश नीति को समझने की चाबी है। तो इस सब के पीछे का राज क्या है? भारत की ये पूरी रणनीति दो मुख्य आइडियाज पर टिकी है। चलिए भारत की इस स्ट्रैटेजिक प्लेबुक को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। पहला सिद्धांत है स्ट्रेटेजिक हेजिंग। आसान भाषा में समझे तो अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। भारत भी बिल्कुल यही करता है। वो अपनी सुरक्षा और विकास के लिए किसी एक देश पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहता। दूसरा सिद्धांत है नेटवर्क स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका सीधा सा मतलब है कि असली आज़ादी दुनिया से कटकर अकेले रहने में नहीं, बल्कि कई अलग अलग देशों और ग्रुप्स के साथ मजबूत रिश्ते बनाने में है। जितने ज्यादा नेटवर्क का हिस्सा होंगे, आप उतने ही स्वतंत्र होंगे। तो ठीक है, ये तो हो गए सिद्धांत, पर असल दुनिया में ये सब कैसा दिखता है? आइए देखते हैं कि भारत, रूस, अमेरिका और चीन के साथ अपने रिश्तों में इन सिद्धांतों को कैसे इस्तेमाल करता है। डिफेंस सेक्टर में भारत की हेजिंग साफ साफ दिखती है। देखिए, एक वक्त था जब हमारे लगभग 70% हथियार रूस से आते थे। आज ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 35% रह गया है, यानी लगभग आधा। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन जहां एक तरफ भारत ने डिफेंस में रूस से थोड़ी दूरी बनाई, वहीं दूसरी तरफ एनर्जी में एक नया मौका देखा। यूक्रेन युद्ध के बाद रियायती कीमतों पर रूसी तेल का इंपोर्ट 2% से बढ़कर सीधे 40% तक पहुंच गया। देखिए, यही है रिस्क को बैलेंस करने का एक क्लासिक एग्जाम्पल। तो सवाल उठता है कि अगर रूस से कम, तो फिर कहां से ज्यादा? जवाब है अमेरिका। 2008 में जहां भारत और अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार लगभग जीरो था, आज वो 20 अरब डॉलर को पार कर चुका है। ये भारत की बदलती प्राथमिकताओं का एक साफ संकेत है। और यहाँ हम नेटवर्क्ड ऑटोनॉमी को एक्शन में देखते हैं। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जो एक ही समय में अमेरिका वाले क्वाड का भी सदस्य है और रूस चीन वाले ब्रिक्स और एससीओ का भी हिस्सा है। चीन के साथ भारत का रिश्ता शायद दुनिया का सबसे जटिल रिश्ता है। सोचिए, एक ऐसे देश के साथ इतना बड़ा व्यापार कैसे चल सकता है, जिसके साथ आपकी सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक आमने सामने तैनात हैं। ये भारत की विदेशी नीति का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल विरोधाभास है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये इतना मुश्किल कूटनीतिक खेल खेलकर भारत दुनिया के मंच पर कहाँ पहुंच रहा है? चलिए देखते हैं कि इसके नतीजे क्या हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारत किसी भी सुपर पावर के दबाव में नहीं आता। वो अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ डील करता है और अपनी आज़ादी को सबसे ऊपर रखते हुए एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है। और ये सिर्फ डिप्लोमेसी की बातें नहीं हैं, इसके असली आर्थिक फायदे भी हैं। 2022 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये साबित करता है कि एक स्वतंत्र विदेश नीति देश की आर्थिक तरक्की को भी रफ्तार दे सकती है। तो कुल मिलाकर ये रणनीति भारत को देती क्या है? एक मजबूत और डाइवर्सिफाइड सेना, एक सुरक्षित अर्थव्यवस्था, दुनिया में कहीं भी किसी से भी दोस्ती करने की आज़ादी और बिना किसी बंधन में बंधे ग्लोबल स्टेज पर एक ताकतवर आवाज। लेकिन एक तनी हुई रस्सी पर चलना हमेशा बहुत जोखिम भरा होता है और भारत की इस जियोपॉलिटिकल रस्सी पर आगे कई बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा खतरा रूस और चीन का करीब आना।
अगर भारत के दो सबसे बड़े पड़ोसी एक मजबूत गठबंधन बना लेते हैं, तो भारत के लिए उन दोनों के बीच संतुलन बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, जैसे जैसे भारत एक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है, क्या वो इस मुश्किल संतुलन को बनाए रख पाएगा? या फिर क्या एक दिन उसे एक पक्ष चुनना ही पड़ेगा? ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आने वाले दशकों का सबसे बड़ा सवाल होने वाला है।